लास्ट टाइम क्लियर हुआ था हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को, क्लियर थे। आज अपने नया चैप्टर स्टार्ट करना था। आज नया चैप्टर जो था ना दैट वाज आवर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इस चैप्टर में ना जो हम लोगों ने ग्राउंड में हाइब्रिडेशन काफी ज़्यादा सारे हाइब्रिडेशन के कैसे रिवाइज किए थे, तो सारे हमारे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे हाइब्रिडेशन के केसेस के बेस पे। इस चैप्टर में अगर किसी को ध्यान हो लास्ट ईयर जब थर्मोडायनेमिक्स किया था पहला लेक्चर में सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स की स्टडी में गया था। ज़्यादा वहाँ में इंपॉर्टेंट टर्म सिस्टम आता था, सराउंडिंग्स आता था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, स्टेट फंक्शन, और इन सब पे कोई ना कोई कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस आते थे। ऐसे ना अगर मैंने ये चैप्टर डायरेक्ट शुरू कर दिया, आपको क्लियर ना किया कि लिगेंड्स क्या है, या व्हाट डज दिस कोऑर्डिनेशन नंबर स्टैंड फॉर, या व्हाट डज कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्टैंड फॉर, तो हम लोग इस चैप्टर में फंस जाएंगे। तो आज देखना फर्स्ट लेक्चर में हमारे पास क्या आ जाएंगी सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन सी हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सबसे पहले ये आ जाएगा। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक आएगा दैट विल बी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर, और साथ में आ जाएगा एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ दीज कंसेप्ट्स। नॉमेनक्लेचर के बाद फिर हमारे पास यहाँ पर थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से ना मेटल के बाद क्या है, अभी तक हम लोगों ने याद है वैलेंसीज पढ़ते थे एक के बेस पे, जस्ट प्राइमरी वैलेंसी विच आर इन देयर कॉमन आयनिक स्टेट। जैसे सोडियम है आयनिक स्टेट में Na+ आ गया, मैग्नीशियम का +2 आ गया, कॉपर +2 आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, मेटल विल एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, एक प्राइमरी और एक आ जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसे एक्सप्लेन करेगा हमारे पास ये पहली थ्योरी जो आएगी इस चैप्टर की, दैट इज आवर वार्नर्स थ्योरी। किसी पेपर में ना आपको ये वार्नर्स थ्योरी एज सच नहीं आती, डिफाइन एंड एक्सप्लेन या व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स, इसके बेस पे स्ट्रक्चर्स की प्रेडिक्शंस आती है। कैसे, सपोज जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर आपको ये दे दिया क्रोमियम वाटर 6, और बाहर मैंने क्या कर दिया Cl थ्राइस। एक बार मैंने क्या किया, यहीं पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दिया, वाटर 5, एक Cl इनसाइड और 2 Cl क्या कर दिया बाहर, एक वाटर अब क्या कर दिया बाहर। तो देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो रहे थे, जो स्टूडेंट ध्यान से देख रहा था यहाँ पर तीनों Cl क्या थे बाहर, इसमें क्या हुआ 2 Cl बाहर और एक कहाँ ले आया इन आवर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्रैकेट। ये कंसेप्ट हमें वार्नर्स देगा कि मुझे ये स्ट्रक्चर ठीक है या इस स्ट्रक्चर के बेस पे चलना है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स के कंसेप्ट आएंगे। और किसी ने अगर और इसे ध्यान से देखा है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट कर दिए। ऊपर तीनों Cl बाहर, यहाँ पर क्या था मेरे पास 2 Cl बाहर है और एक Cl क्या था इनसाइड, तो डिफरेंट सारा था। तो वार्नर्स थ्योरी हमें यही हेल्प करेगा तो प्रेडिक्ट स्ट्रक्चर्स। इसके बेस पे हमारा टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है कॉम्पिटिशन के लिए, दैट इज आवर आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसी को अगर ध्यान दो 11th क्लास में मुझसे आप लोगों ने ना कंफर्म वहाँ पर किए थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, 2 टाइप किए थे, एक कन्फर्मेशनल और एक किया था ज्योमेट्रिकल। वहाँ पर मैंने आपको एक आइसोमेरिज्म का टाइप छोड़ा था, दैट वाज आवर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मैं यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के सबसे ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। ठीक है, इस आइसोमेरिज्म के बाद जो फिफ्थ टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, याद है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी 11th क्लास में याद है 2 कंसेप्ट पे की थी, एक एनर्जी फैक्टर, एक हमारे पास ओवरलैप के कंसेप्ट थे। यहाँ पर हम लोग बैलेंस बैंड थ्योरी को फिर पकड़ेंगे, साथ में हाइब्रिडाइजेशन के ये जो मॉलिक्यूल्स लिखे थे इनकी हाइब्रिडाइजेशन की प्रेडिक्शंस आ रहेगी। यहाँ पे क्रोमियम वाटर 6, यहाँ पे क्रोमियम वाटर 5 और एक क्या था Cl। पेपर में इनके हाइब्रिडेशन के केसेज आ रहे हैं। और 2-3 साल से ना आपके CBSE के पेपर में क्वेश्चन रिपीट टाइप ही हो रहा है। रिपीट मीन्स बस केसेज अलग अलग कर दिए। ये थ्योरी आ रही है बार बार कि ऑक्सीडेशन रेट आइडेंटिफाई करो ऑफ आवर बीच सेंट्रल मेटल एटम, साथ में इनका कोऑर्डिनेशन नंबर और साथ में इनके हाइड्रोजन के प्रेडिक्शंस, वो आएगा ऑन द बेसिस ऑफ आवर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो 11th क्लास में याद है, इसलिए बड़े जो स्टूडेंट्स हैं ना, खन्ना सर मेरे फ्रेंड ने ये थ्योरी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी किया, आपने नहीं की, मैंने 11th में इसका नाम भी नहीं लिया था, तो मुझे लगा कि 12th में करेंगे इसे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा 6
इसके बेस पे सीबीएसई में शॉर्ट नोट्स आते हैं। दिस इज आवर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये हमारे पास आएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसे हम लोग दो केसेस के लिए स्टडी करेंगे। यहाँ पर दो केसेस कौन से, एक ऑक्टाहेड्रल, एक फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बेस, और एक इसे स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इनके बेस पे स्टडी करेंगे। और इसके बाद जो 7 टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट रहता है सीबीएसई और कॉम्पिटिशन में। कैसे, इसे नया नाम दे दूंगा ऑर्गेनो मेटेलिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ऑर्गेनो मेटेलिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इसमें सबसे आसान एग्जाम्पल जो आएगा, कुछ नाम से क्लियर हो रहा है, ऑर्गेनिक में और मेटेलिक में बॉन्ड फॉर्मेशन आ जाएगा। सबसे आसान एग्जाम्पल जो इसका आता है Fe, ब्रैकेट में क्या कर दूँ CO, साथ में क्या कर दूँ 5। क्लियर। देखो आयरन मेरे पास क्या आ गया, मेटल, कार्बन ऑर्गेनिक का कंपाउंड आ गया, तो ऑर्गेनिक में और मेटल में बॉन्ड फॉर्मेशन आ गया। दिस वाज आवर मेटल कार्बोनिक बॉन्ड। क्लियर। इन बॉन्ड्स के बेस में अगर किसी को ध्यान दो 11th क्लास में बैक बॉन्डिंग की थी मेरे साथ। बैक बॉन्डिंग कहाँ करते थे, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में। सिलिकॉन के पास क्या थे, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। वाटर के पास क्या था, लोन पेयर। तो वाटर अपना लोन पेयर डोनेट कर देता था कहाँ पर, सिलिकॉन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में। वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन आता था डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग। ऐसे ना ये जो मेटल कार्बोनाइल्स है इनमें वी गेट फॉर्मेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग कंसेप्ट। इसमें भी हमारे पास बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आ रहा है। जैसे ही बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आया, यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर्स आ रहे हैं। किसी को मुझे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आसान लगता है, FeCO5 अगर आ गया सपोज फाइनल पेपर में भी, इसका स्ट्रक्चर बताओगे कैसा बनेगा, है ना। AB5 चलो गुड। अगर AB5 का, तो जब 5 का कंसेप्ट था तो याद है, एक बॉन्ड ऑफ द प्लेन, एक बॉन्ड बिलो द प्लेन, बाकी 3 ऐसे घुमाते थे। और एग्जाम्पल कौन सा किया था, PCl5। क्लियर। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयरन, यहाँ पर एक CO, सेकंड CO, थर्ड CO, फोर्थ CO, और यहाँ पे क्या आ गया 5th। अब देखने में सब में कौन सा बॉन्ड लग रहा है, सिंगल, सब में एक बॉन्ड है। और देखना जब ये थ्योरी करेंगे इसके बेस पे यहाँ पे बैक बॉन्डिंग, तो ऑल दीज बॉन्ड्स आर हैविंग डबल बॉन्ड करेक्टर एसोसिएटेड, इन सब में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और कंपटीशन का लास्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ जाता है, विच ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग, कि बैक बॉन्डिंग में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। थोड़ा सा अगर मेरे साथ लॉजिक अभी पकड़ना था, ज़्यादा ऑक्सीजन पे क्या थे, लोन पेयर। आयरन के पास कौन से ऑर्बिटल थे, डी का शील्डिंग इफेक्ट क्या था, पोल। तो ये क्या करता है, आयरन ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है इसको भी अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट, ड्यू टू पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, टाइटली एंड, इनकी प्रॉपर्टी थी दीज होल्ड आवर इलेक्ट्रॉन टाइटली। अगर टाइटली होल्ड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस चला जाएगा इसमें, अगर वापस गया तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आ जाएगा। और इस बैक बॉन्डिंग के ना कंसेप्ट को पूरा जो हम लोग नाम देंगे, इसे नाम दे रखा है, दिस इज नोन एज अवर साइनर्जाइजिंग इफेक्ट। साइनर्जाइजिंग इफेक्ट ये तुम्हारे सीबीएसई में बड़ी बार आ रखा है। व्हाट डज साइनर्जाइजिंग इफेक्ट स्टैंड फॉर, तो जहाँ पर बैक बॉन्डिंग आ जाएगी इन आवर ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स, दैट कंसेप्ट इज गिवन स्पेसिफिक नेम साइनर्जाइजिंग इफेक्ट। तो ये चैप्टर ना इन टॉपिक्स पे बेस्ड रहेगा सारा। और इसके बाद जैसे हम ऑर्गेनिक आती है ना, इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास ऑर्गेनिक। इसलिए हम सारे ना लेक्चर एटलीस्ट छोड़ना मत बीच में, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमारे आपस में रिलेटेड है। कैसे, ये देखो आज इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर आप किसी ने पहला लेक्चर ही छोड़ दिया तो नेक्स्ट टाइम मैंने लिगेंड्स बोलने हैं, और मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, अप टू हेक्साडेंटेड लिगेंड्स जाएंगे, तो क्या होगा, फिर रहेगा खाना सर पढ़ा क्या रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा। ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स की इंट्रोडक्शन आ रही है। क्लियर। तो आज भी अगर इस चैप्टर को स्टार्ट करें, सबसे पहले कंसेप्ट क्या रहा था, ऑफ आवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखो लास्ट टाइम भी मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एग्जांपल ही क्लियर किया था। अगर फिर कोई स्टूडेंट भूल रहा है, आज एक सिंपल सा एग्जांपल क्लियर करें। सपोज मैं आपके सामने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में कौन सा एग्जांपल ले रहा था, BF4 नेगेटिव। जब ये BF4 नेगेटिव था, बेसिकली इसमें बॉन्ड किसमें बन रहा, बोरॉन 1F, ये सेकंड F, ये क्या आ गया थर्ड F। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं ना, 2 4 6, यानी बोरॉन अभी इलेक्ट्रॉन और ले सकता था। तो बोरॉन के पास क्या अवेलेबल था, एम्प्टी p ऑर्बिटल, क्योंकि बोरॉन का ज़्यादा एटॉमिक नंबर 5।
1s2 2s2 2p1, तो 2s2 2p1 एक इलेक्ट्रॉन एक साइड भी कर दिया। इवन देन बोरोन वाज हैविंग 1 p ऑर्बिटल एम्प्टी, इसमें एक p ऑर्बिटल एम्प्टी था। इसका बॉन्ड बनाया किसके साथ, विद f नेगेटिव, तो f नेगेटिव में ये आ गया। क्लियर। बोरोन के पास क्या पड़ा था, एम्प्टी ऑर्बिटल, और फ्लोरीन के पास पड़ा था लोन पेयर। तो इन दोनों में यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन आ गई। बॉन्ड की फॉर्मेशन, जैसे इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन आया, ये डेटिव बॉन्ड नहीं आ गया, बिकॉज वन स्पीसीज वाज सप्लाइंग इट्स एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वन मॉलिक्यूल वाज सप्लाइंग इट्स आकाश एंड वन ऑर्बिटल वाज सप्लाइंग इट्स क्या था, अपना एम्प्टी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर मेरे पास मॉलिक्यूल कैसे आ गया, बोरॉन, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3rd है, और यहाँ पर ये क्या आ गया 4th F। ये आ गया मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल। क्लियर। तो बुक्स में आपको एक स्टूडेंट आगे करना था, ये तो दिया नहीं, बुक्स में क्या किया उन्होंने, ये मैंने आपको शो कर दिया। तो आपको 11th में कराता था, once this dative bond is formed, we cannot distinguish between our dative bond and our, कि यहाँ पर मैं डेटिव बॉन्ड्स में अब डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता था, अब इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, बिकॉज वंस दीज आर फॉर्म्ड कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो गया, वन एंड सेम थिंग। इसलिए तुम लोग जब घर जाके बुक्स में देखोगे ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रेयर है, किसी बुक में है कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाया हो, अदरवाइज बॉन्ड सारे इसी फॉर्म में दिखाते हैं। क्लियर। अब जो मेरे पास केसेस आ जाएंगे, इस बार सबसे कॉमन एग्जांपल क्या आएगा, आयरन। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, वाटर 6, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 3+ फोर्स। ये यहाँ पर भी देखो हमारे पास आयरन क्या देगा, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, वाटर ऑक्सीजन पर क्या बैठा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन देगा लोन पेयर, और आयरन क्या सप्लाई करेगा, अपना एम्प्टी डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन आ जाएगी। अब थोड़ा सा देखो, मैंने लास्ट टाइम आपके साथ जो लास्ट के 30-40 मिनट्स लेक्चर खराब नहीं किया था, यही केस कैसे आ जाएगा, मेरे पास अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयरन आ गया बीच में, कितने बॉन्ड है, 6 का लास्ट टाइम आपको कंसेप्ट दिया था, एक बॉन्ड अबव द प्लेन, एक बॉन्ड क्या है बिलो द प्लेन। तो पक्का है, एक वाटर इधर आ गया, एक वाटर इधर आ गया, बाकी बताओ कि 4 कहाँ घुमा दे, है ना। 360 को किया 4 से 90, यानी यहाँ पर सब पे वाटर आ जाएंगे। यहाँ पर देखो यही कंसेप्ट नहीं आ जाएगा मेरे पास डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन का। क्लियर। अब बताओ एटलीस्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड का लॉजिक तो क्लियर हुआ। यहाँ पर ऐसे हाइब्रिडेशन और इनके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन आ जाएगा, एक सप्लाई करेगा लोन पेयर और एक सप्लाई करेगा अपना एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल, इनमें वी गेट फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। तो पूरा एक चैप्टर बन जाएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। अब इसके बेस में ना जो सबसे पहला डाउट, क्लियर, जो हमारे पास इस चैप्टर के आते हैं सबसे पहले डाउट्स, क्लियर। तो सबसे पहला डाउट क्या आता है हमारे पास, यहाँ पर सपोज मैं अब आपके साथ ना ये एग्जांपल्स लिख कर बैठा था, एक मैंने एग्जांपल दिया पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ पर दे दिया मैग्नीशियम क्लोराइड 6 वाटर। एक अभी तुम लोगों ने स्कूल्स में किया होगा, याद है मोर सॉल्ट की टाइट्रेशन कर रहे होंगे KMnO4 के साथ। जब वो मोर सॉल्ट था उसकी कॉम्पोजिशन क्या थी हमारे पास, फेरस सल्फेट, साथ में क्या था हमारे पास अमोनियम सल्फेट, और इसमें क्या आते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्लियर। एक मैंने आपके साथ यहाँ पर एग्जांपल लिख दिया निकल, यहाँ पे कर दिया वाटर 6, और यहाँ पर मैंने बाहर कर दिया Cl थ्राइस। क्लियर। तो देखो ये जो था these two were given specific name, इनको हम लोगों ने नाम क्या दिया, these are known as our double salts। इन सबको मैंने नाम दे दिया these were known as our double salts। इसे जो नाम दिया this was known as our coordination compound। एक को नाम दिया डबल सॉल्ट और एक को नाम क्या दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक स्टूडेंट क्या करता है, करने से देखने में तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इनको अलग अलग नॉमेनक्लेचर क्यों दिया है। देखो जब भी ये टूटेगा वाटर में, जब भी ये वाटर में ब्रेकअप करेगा, दैट मीन्स इसका सोल्यूशन लेगा, क्योंकि मुझे कौन से आयन देगा K+, साथ में क्या देगा Cl नेगेटिव, साथ में क्या मिलेगा मैग्नीशियम 2+, तो Cl तो दोनों में कॉमन था, ये आ जाएगा। अगर मैं इसे ब्रेकअप करता तो आप बताओगे अब क्या क्या मिलेगा, एक Fe2+, सेकंड क्या मिल जाएगा यहाँ पर NH4+,
एक तीसरा कौन सा आयन मिल जाएगा, सल्फेट। क्लियर। और जब मैंने इसे तोड़ा अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, जब इसे ब्रेकअप करेंगे ये एक्वस सोल्यूशन में, मुझे फॉर्मेशन क्या होगा, ये जो पार्ट है दिस पार्ट ऑलवेज रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी। ये पार्ट ऑफ वाटर में ब्रेकअप नहीं करेगा। अगर ये पानी में ब्रेकअप नहीं किया तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ Cl नेगेटिव, साथ में क्या आ जाएगा निकल, और इधर मेरे पास क्या आ गया वाटर 6, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर Cl कितने थे 3, अगर 3 नेगेटिव था तो पक्का है। अब यहाँ पर 4 क्या घूम जाएगा +3, क्योंकि बेसिकली तो ये न्यूट्रल ही था। तो मुझे ना ऐसे इनके एग्जाम्पल याद नहीं रहते, और थोड़े से कंसेप्ट क्लियर है तो वो अप्लाई करके स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं कंफर्मेटरी टेस्ट करता, मुझे कंफर्मेटरी टेस्ट पोटेशियम का मिल रहा है, Cl नेगेटिव मिल रहा है, मैग्नीशियम आयंस मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, NH4+ मिल रहा है। इन सब के कंफर्मेटरी टेस्ट आते हैं स्कूलों में, आप लोग नहीं कर रहे सॉल्ट एनालिसिस, इन सब के कंफर्मेटरी टेस्ट आते हैं। तो ये जो कहता है खन्ना सर यहाँ पर भी निकल का कंफर्मेटरी टेस्ट आएगा, हियर वी डू नॉट गेट कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर निकल। यहाँ पे निकल का कंफर्मेटरी टेस्ट आया ही नहीं। यहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट सिर्फ किसका आया, जो आयंस इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर थे। कौन सा था, Cl नेगेटिव। ओनली दिस गिव्स अस कंफर्मेटरी टेस्ट। दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आवर डबल सॉल्ट्स एंड आवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या था, these compounds retain their identity, ये अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखते हैं even when these dissociate into ions, that's why these are given their specific test। ये जो निकल वाटर 6 Cl3 था, ये बेसिकली मिला किससे था मुझे, जब निकल क्लोराइड कंबाइन किससे कर रहा था, with 6 molecules of water। जब निकल क्लोराइड कंबाइन करा था with 6 molecules of water, but here these lose their previous identity। इन्होंने अपनी पुरानी आइडेंटिटी को क्या कर दिया, लूज। That's why nickel was not giving us its confirmatory test। This was the basic difference between our coordination compounds। और किसी को अगर ध्यान में हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया था मुझसे, ड्राई सेल में याद है हमारे पास गैस इवॉल्व होती थी, कौन सी, अमोनिया गैस क्या थी, हाईली पंजेंट। तो मुझे अपने ड्राई सेल से कभी पंजेंट स्मेल तो आई नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा सा ऐड क्या कर रखा था, जिंक क्लोराइड। तब भी मैंने आपको कहा था कि जिंक क्लोराइड इस अमोनिया के साथ कंबाइन करके दिस फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिंक Na3 ट्वाइस, और साथ में क्या मिल जाता है, Cl ट्वाइस। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना, अमोनिया लूजेस इट्स पंजेंट स्मेल, इसने अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, डिस्कार्ड, एंड गेन्स न्यू प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पर ना जिंक का कंफर्मेटरी टेस्ट आया, ना Na3 का, और ना Cl2 का। ये बेसिक था हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। दैट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिस स्फीयर, ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में था ना, इसको आज नाम देंगे, दिस इज नोन एज आवर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दिस ऑलवेज रिटेन्स इट्स न्यू आइडेंटिटी, ये अपनी नई आइडेंटिटी रिटेन रखता है और पुरानी आइडेंटिटी को क्या कर देता है, लूज। दैट्स व्हाई इन दिस केस वी डू नॉट गेट कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ जिंक, क्लोराइड और अमोनिया, तीनों का यहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट मिलेगी, बिकॉज नाउ इट ऑलवेज गेट्स न्यू प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ आवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पेपर में ना कई साल पहले ये आसान सा क्वेश्चन आ रखा है, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करो। या तुम्हारे वाइवा का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, तुम्हारे ये मोर सॉल्ट की ही टाइट्रेशन आएगी फाइनल पेपर में। तो जब तुम लोग ये टाइट्रेशन करके ना अपने वो इन्विजिलेटर को बुलाते हो कि मेरा एंड पॉइंट देख लो सर ठीक आ रहा है कि नहीं, वो जो एंड पॉइंट करते हो, याद है इसमें एंड पॉइंट क्या आता है टाइट्रेशन में, मोर सॉल्ट की टाइट्रेशन में क्या आता था एंड पॉइंट, करवाया ही नहीं, करवाया नहीं, ये आपस में बातें कर रहा था क्या सर, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ। तुम आप ना 11 वालों को भी 3-4 को अलग अलग किया, तो अगर बीच में से उठ इधर आ जा, ना 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 चल इधर, चल इधर। तो ये ना तुम्हारे स्कूलों में सबसे कॉमन रहता है, जब तुम लोग इसकी टाइट्रेशन करते हो, अगर ध्यान में हो तो आपका बीकर में कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। जैसे ही KMnO4 डालते हो, पहले पर्पल कलर आता है, जैसे ही अपना बीकर शेक करते हो पर्पल कलर डिस्पेयर्स, एक फाइनल स्टेज में फिर पर्पल कलर आ जाता है, वो उसका एंड पॉइंट था। तो तुम्हारे वाइवा का ना सबसे कॉमन क्वेश्चन रहेगा कि तुम लोग फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट को क्या नाम देते हो, दिस वाज नोन एज आवर डबल सॉल्ट। तो पेपर आपको ना वाइवा का सबसे कॉमन क्वेश्चन जो इन्विजिलेटर थोड़ा सा होता है ना, कहीं होते हैं इन्विजिलेटर बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, नंबर तो देखो सबके लग जाते हैं, पर वो तुम बच्चों को तंग जरूर करते हैं। तो नंबर तो देखो तुमको भी पता है कि प्रैक्टिकल में कोई तुम्हें वो नहीं करता कि जो चीज़ हमारे हाथ में है वो तो तुम्हें दे दो पूरे का पूरे, ताकि ये नंबर तो अच्छे रहे, पर वाइवा में तंग जरूर करते हैं। कहीं होते हैं मेरे जैसे
जानकर उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ के ना और तंग करना है, तो वो जरूर पूछेंगे इसको कि डिफरेंशिएट करो फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्या था, दीज ऑलवेज रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन बट दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑलवेज रिटेन देयर न्यू आइडेंटिटी लूज देयर प्रीवियस आइडेंटिटी। कैसे, यहाँ पर मुझे Cl का कंफर्मेटिव टेस्ट मिल गया, निकल का कंफर्मेटिव टेस्ट ही नहीं मिला। क्लियर, एटलीस्ट अब डबल सॉल्ट और इनका एक डिफरेंस क्लियर हुआ। एक डेफिनेशन लिखवा दूँ पहले, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लिख लो व्हाट डू यू मीन, हाँ ये एग्जांपल लिख रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स addition compounds which retain their identity, addition compounds which retain their identity even when dissolved in water, addition compounds which retain their identity even when dissolved in water or any other solvent, in water or any other solvent and having completely different properties from their constituents are known as coordination compounds, क्लियर। पेपर में ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन ली और आपको ये डिफरेंस एक आध बार आ रखा है, इधर मैंने आपके साथ लिख दिया कंसेप्ट ऑफ आवर डबल सॉल्ट, क्लियर। इस साइड मैंने आपके साथ लिख दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्लियर। मुझे ना इनके डिफरेंसेस याद नहीं रहते, मुझे इनके एग्जांपल याद रहते। पहले ने याद था एग्जांपल क्या लिखा था, पोटाशियम मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में क्या था 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसमें मुझे टूट कर क्या दिया था K+, साथ में Cl नेगेटिव और कौन से आयंस मिले थे मैग्नीशियम 2+। यहाँ पर मेरे दिमाग में क्या था, निकल वाटर 6 और साथ में क्या था Cl थ्राइस, इसने मुझे ब्रेकअप करके दिया निकल वाटर 6 और साथ में Cl- थ्राइस। ये मुझे ना जब भी इनके डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करने हैं, बस ये एग्जांपल ध्यान में है, इस एग्जांपल के बेस में बस सारे डिफरेंसेस आइडेंटिफाई कर सकता था। तो इसको बनाने के लिए मैंने यूज़ क्या किया, बेसिकली निकल ट्राइक्लोराइड और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तभी बनेगा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बेस। तो देखो इसके बेस पर मुझे अब डिफरेंसेस लिखने आसान हो गए बिटवीन डबल सॉल्ट एंड आवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहले वाले में देखो पोटाशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों की रेशो क्या रखी 1:1। एक और एग्जांपल लिखा था मैंने फेरस सल्फेट और साथ में क्या लिखा था अमोनियम सल्फेट और कितने मॉलिक्यूल्स किए थे 6, इनमें भी क्या रेशो रखी थी दोनों की 1:1। तो यहाँ से मुझे पहला डिफरेंस आसान हो गया, डबल सॉल्ट्स कंटेन मोस्टली two salts present in equimolar ratio, यहाँ पर दो सॉल्ट्स है विच आर प्रेजेंट इन इक्विमोलर रेशियो, दोनों की रेशियो क्या थी 1:1। अब तुम लोग बताओगे यहाँ पे निकल क्लोराइड और वाटर की रेशियो क्या है 1:1, 1:6 नहीं है। निकल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल लिया, वाटर का कितने लिए 6, तो क्या था these also mostly contain two salts but may or may not be present in equimolar ratio, ये सेकंड, ये जो डबल सॉल्ट्स है इनमें बेसिकली क्या था आयनिक बॉन्ड्स है, तो दीज आर स्ट्रॉन्ग, सो डबल सॉल्ट्स
double salts mostly exist in solid state. Double salts mostly exist in our solid state. Coordination compounds को तो CC करके लिखता हूँ. Coordination compounds might exist in solid or in liquid state. ये solid में भी exist कर सकते हैं और even in liquid state. These can exist in solid as well as in liquid state. Clear? Third difference. अब तुम लोग देखकर बताओगे ये जो मैंने डबल सॉल्ट के एग्जांपल लिखे इनमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? Fe2 plus SO4 2 minus NH4 plus SO4 2 minus K plus Cl negative. That means only ionic bond was present. In double salts, third, in double salts, coordinate bond is not present. Coordinate bond is not present. ये इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या थे? एब्सेंट थे. इसमें क्या था? एटलीस्ट इन एक पार्ट तो क्लियर किया था ना. ये मेरे पास क्या था? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना. जो पार्ट टूट नहीं रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, दैट इज गिवन स्पेसिफिक नेम कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो एटलीस्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर contains coordinate bond. इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट था. क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस था इंपॉर्टेंट उसको पकड़ेंगे सबसे ज़्यादा वार्नर्स थ्योरी में. तो यहाँ पर बताओगे मुझे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+, दिस वाज एग्जिबिटिंग देयर ओनली वन वैलेंसी जहाँ पे कॉमन आयनिक स्टेट था. इसको नाम क्या देते हैं? प्राइमरी वैलेंसी. इन डबल सॉल्ट्स मेटल exhibits only primary valency. यहाँ पर क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल्स exhibit both कौन सी आ गई? प्राइमरी as well as secondary valency. प्राइमरी as well as secondary valency. प्राइमरी और सेकेंडरी ना क्लियर होगा जब हम लोग वार्नर्स थ्योरी करेंगे. वहाँ पे दोनों का डिफरेंस आ जाएगा. इसके बाद कोई डिफरेंस आपको स्ट्राइक करता है? हाँ जी, है ना. क्या था इसमें डबल सॉल्ट्स में? क्या था? दीज आर रिटेनिंग देयर आइडेंटिटीज. ये जो फेरस आयन था, सल्फेट था, अमोनियम, ये सारे अपने कंफर्मेटरी टेस्ट दे रहे थे. और यहाँ पर क्या हुआ? दीज ऑलवेज रिटेन देयर न्यू आइडेंटिटीज. जो कॉन्स्टिट्यूएंट आइडेंटिटीज थे उनको तो लूज कर दिया. क्लियर? ये लास्ट पॉइंट आ जाएगा. लिखवा दूँ ये लास्ट पॉइंट, ये डिक्टेट करा देगा तो सबसे बड़ा रहेगा. यहाँ तक तो क्लियर हुए. एक लास्ट लिख लो. फिफ्थ, क्लास सैटरडे फ्री हो जाएगा बस. ठीक, सैटरडे फ्री. तो देखो यहाँ पर अब लास्ट पॉइंट भी लिखवा दूँ. लिटरेस की जनरल सी स्टेटमेंट. प्रोडक्ट्स ऑफ डबल सॉल्ट आर सेम. या सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट. प्रोडक्ट्स का प्रॉपर्टीज का लेना. प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट आर सेम एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट्स आर सेम एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स. क्योंकि देखो ये फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट बना किससे था?
तो फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, जब ये टूटा तब भी ये सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा था, फेरस आयंस, अमोनियम आयंस और सल्फेट। और यहाँ पर क्या था, प्रोडक्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, properties of coordination compound are different, properties of coordination compound are different from their constituent compounds, are different from their constituent compounds, that is retain their new identities, that is retain their new identities of CC, new identities of coordination compounds। क्लियर? अब बताओ एटलीस्ट एक एग्जांपल लिखकर ऊपर कि डिफरेंस लिखने आसान हो जाएंगे। अभी देखो अब स्कूल में धीरे धीरे पेपर स्टार्ट होते हैं मेरे ख्याल, है ना, 2-3 जगह तो हो गए। एक तो आपके ग्रुप में से तो जतिन के, है ना, जतिन, इनके स्कूल का पेपर अभी हुआ है। देखो जैसे ना अभी आपका तो सरफेस केमिस्ट्री टेस्ट लिया नहीं, पर ये एक है, पुराने टेस्ट नहीं दिए। मुझे कहता है सर कोऑर्डिनेशन पेपर में सरफेस केमिस्ट्री आना, इसका टेस्ट दे दो। तो मैं क्या, जो इनके पेपर में टेस्ट आया काफ़ी क्वेश्चन सेम ही थे जो मैंने भी टेस्ट में डाल रखे हैं, सेम क्वेश्चन थे। इसलिए तुम बच्चों को बार बार कहता हूँ, जो चीज़ें पढ़ाता हूँ ना 11th क्लास से जो पढ़ा रहा था या 12th में जैसे पढ़ा रहा था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन साथ साथ बोलता हूँ, वो ध्यान से लेक्चर सुना। क्लियर? ये तो घर जाके ढूंढना पड़ेगा एग्जाम आइडिया में क्या है, या बुक्स में कहाँ है, या फिर प्रदीप में से एक बैठ गया असाइनमेंट पूरी सॉल्व करने, वो सिर्फ टाइम खराब है। अब मुझे टाइम भी सेव करना है और अच्छी तैयारी भी करनी है। तो देखो मेरा भी मुँह मिल जाएगा, आप प्रदीप की सारी असाइनमेंट कर लो जो पीछे दी है। क्लियर? अगर पीछे उसके तो 70-80 क्वेश्चन से ज़्यादा है हर चैप्टर के, और मुझे पता है 70-80 में से 25-30 ही है जो रिपीट होते हैं। तो 70-80 पढ़ दें और एक तरफ 25-30 के लॉजिक के बेस में तैयारी करनी, वो ज़्यादा फायदेमंद है। इसलिए तुम लोग मेरे साथ ना जब भी लेक्चर देता हूँ मैं ध्यान से सुनो मैंने कहा क्या है। तो अभी तक जो कोऑर्डिनेशन का कराया, सबसे कॉमन क्वेश्चन पेपर में सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस आ रखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। या आप जो इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्ट करूँगा ना, लास्ट ईयर IIT के पेपर में सबसे आसान क्वेश्चन आ गया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। उन्होंने कोऑर्डिनेशन एक लिगेंड दे दिया था एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी बॉन्ड्स दैट लिगेंड कुड फॉर्म। ये तो मुझे ना अब जो नया टॉपिक था, किसी के स्कूल में कराया ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अभी क्या? हाँ जी अर्चित, आपके ये कोऑर्डिनेशन तो आसान लगा था या लगाए लेक्चर के? नहीं लगाए थे, लगाए नहीं। तो पता क्या, इसके ना जब भी तुम लोग स्कूल में लेक्चर लगाते हो, आप सबको डाउट क्या था करना, सर इनमें स्ट्रक्चर्स बड़े हैं, इन स्ट्रक्चर को कौन रट्टा लगाए। तो अब इससे देखो ये चैप्टर है, फिर आगे 4 ऑर्गेनिक है। मैं पता क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर तो मुझे भी नहीं याद रहते, मुझे स्ट्रक्चर के तोड़ने के तरीके आते हैं। तोड़ने के मीन्स जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ना, हमारा एक सेमेस्टर ही यही था ऑन स्ट्रक्चर्स। तो सर क्या करते थे, पेपर जब पढ़ाते थे ना, बड़े डेडिकेटेड टीचर होते थे पहले, मेरी जैसे ही बात छोड़ दो, जब वो पुराने टीचर्स थे वो सब क्या करते थे, 10 बजे हमारा लेक्चर है, 9:30 आ जाते थे, 9:30 में आके ना बोर्ड में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते थे। फिर हम स्टूडेंट से पूछते थे ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, तुम लॉजिक दो इसको याद कैसे रखना, और हमारे उसके बेस पे आगे नंबर्स लगते थे कि मैंने सर को कोई अच्छा रीज़न दिया या क्लास में चुपचाप बैठ के चला गया, फिर पक्का मेरे उस दिन के ग्रेडिंग जो है डी ग्रेड ही लगेगा। अगर मैं सर के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ और अच्छा सोच रहा हूँ, एक होता है ना कि सर ने पूछा कुछ तो बोल दे, ये एक है कि उसको अगर लॉजिकली मैंने एक्सप्लेन किया, हाँ सर ये स्ट्रक्चर याद करना है, इसमें ये लॉजिक पकड़ो, स्ट्रक्चर करना आसान है। ऐसे ही मैंने आपको ये 5 चैप्टर्स जो है ऑर्गेनिक के और कोऑर्डिनेशन के, मैंने थोड़े से दिमाग में ना कंसेप्ट रखे हैं कि इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर याद नहीं होंगे, इनके ब्रेकअप्स करते जाएंगे, कभी इस एटम को उठाया नया ग्रुप ले आया, 2 एटम हटाए नए ग्रुप ले आए, ऐसे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आसान हो जाएगा। तो आज नेक्स्ट टॉपिक था इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड in coordination compounds, important terms used in our coordination compound। जैसे जस्ट एक आपको हिंट देता है, मैंने यहाँ पर ना आपको एक निकल, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया वाटर 6,
यहाँ पर मैंने बाहर क्या कर दिया Cl थ्राइस। अब देखो मुझे तो ना पढ़ाते रहते टाइम हो गया, आप लोग ध्यान रखना जब भी ये ब्रैकेट्स दिखानी है ये हर बार आपको ना रेक्टेंगुलर, कोई टीचर इसे रेक्टेंगुलर बोल देता है, कोई इसे बोल देता है स्क्वायर, हर बार ऐसे दिखानी है। मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरी शेप जिनकी चेंज हो जाती, वो तुम मत करना। पेपर में ये कंसेप्ट था कि ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जहाँ पर आ रही है स्क्वायर, दिस ऑलवेज प्रेजेंट्स आवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो इनमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या आप पकड़ेंगे। ये जो निकल था, दिस इज नोन एज आवर सेंट्रल, इसे नाम दूंगा सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक एटम, ही तो ये क्या था आई। सेकेंड यहाँ पे देखो वाटर क्या सप्लाई कर रहा था, अपना एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अपना एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा था। तो स्पीसीज विल सप्लाई एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज आर गिवन स्पेसिफिक नेम, इनको नाम क्या दे दिया, लिगेंड्स। क्लियर। फिर इसके बाद मैंने देखा यहाँ पर क्या लिख रखा है, 6 लिख रखा है। दिस स्टैंड फॉर आवर 6, दिस स्टैंड फॉर आवर कोऑर्डिनेशन नंबर। इवन नोट्स में भी ना मैंने आपको यही किया है, नोट्स में भी मैंने ये इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर करने से पहले एक एग्जांपल और उसके साथ ऐसे हेडिंग से बना दिए कि यहाँ पर ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। एक ये जो क्लोरीन कितने थे, 3 है ना, ये क्लोरीन क्या थे 3। अभी जब मैंने ब्रेकअप किया था मुझे क्लोराइड आयंस कितने मिले थे, 3। तो यहाँ पर इन क्लोरीन आयंस को हम लोग नाम देंगे, दीज आर नोन एज आवर काउंटर आयंस। इसे नाम दे दूंगा Cl को, दीज आर नोन एज आवर काउंटर आयंस। और ये जो पार्ट था मेरे पास कहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ब्रैकेट में पार्ट लिखा है, ये जो सारा पार्ट मेरे पास ब्रैकेट में था, क्या निकल, इधर मेरे पास क्या था वाटर 6 और बाहर क्या था Cl थ्राइस। दिस होल पार्ट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसे नाम दे रखा है हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या इसे एक और नाम दे रखा है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो पेपर में क्या होता है, तुम लोगों को कई बार क्या होता है, प्रिडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो आगे जो करना था ये वर्ड ही क्या आ गया, मुझे पता नहीं था। तो हाइब्रिडेशन किसकी प्रिडिक्ट करते हैं, तो ये जो रेक्टेंगुलर स्क्वायर पार्ट में पूरा कंसेप्ट था, इसका मेटल एटम अलॉन्ग विद लिगेंड्स, दिस कलेक्टिवली इज नोन एज आवर कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्लियर। यहाँ पर देखो वाटर कितने बॉन्ड बना रहा था, 1। क्लियर। तो इस टाइप के लिगेंड्स को नाम क्या दे देंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड। वेयर आवर डोनर एटम वाज जस्ट 1, एक सिर्फ बॉन्ड बना रहा था, ये मोनोडेंटेड। आगे देखना बड़े एग्जांपल आएंगे जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, अप टू 6 का कंसेप्ट हमारे कोर्स में है। याद है 7 का 11th क्लास में किया था, पूरी 11th और 12th में एक ही एग्जाम्पल है 7 का, दैट वाज आवर IF7। तो अब फिर रिपीट होगा IF7, वहाँ पर पी ब्लॉक जब करेंगे हैलोजेंस, और इन हैलोजेंस को नाम क्या दे दूंगा वहाँ पे, इंटर हैलोजन कंपाउंड, बिकॉज बोथ हैलोजेंस वर डिफरेंट इन नेचर। क्लियर। देखो इनके बेस पे आज मेरे पास पहली इंपॉर्टेंट टर्म आ जाएगी फर्स्ट, दैट विल बी व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन, और साथ में क्या आ जाएगा एंड लिगेंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और साथ में क्या आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय दीज लिगेंड्स। तो कर दी सर आप, हाँ जी लिख लिया। तो देखो इसमें एटलीस्ट आपको 2 डेफिनेशन तो लिखवा सकता था अपने इसी लॉजिक पे। वाटर क्या सप्लाई कर रहा था, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिगेंड्स को डिफाइन करना आसान हो गया। लिगेंड क्या था, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच सप्लाइज इट्स एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसे, टू द सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज नोन एज लिगेंड। और सेंट्रल मेटल एटम क्या था, द मेटल एटम और आयन विच सप्लाइज इट्स कौन से, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। मैंने सिर्फ डी वर्ड नहीं बोला, क्योंकि हो सकता है डी भी आ जाए, पी भी आ जाए और एस भी आ जाए। तो विच सप्लाइज इट्स एम्प्टी ऑर्बिटल टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड्स इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम और आयन। 2 डेफिनेशन तो आ जाएगी यहाँ तक। क्लियर। एक जस्ट ना मेरे डेफिनेशंस खत्म हो जाए, 2 डेफिनेशन ये, तीसरा मैंने लिखवाना व्हाट डू यू मीन बाय बाइडेंटेड लिगेंड। देखो
एक एग्जांपल तो बड़ा आसान था, वाटर, इसमें लोन पेयर। ऐसे अगर मैं अमोनिया लेता, इसके पास भी क्या था, लोन पेयर। तो ये तो एक एक बॉन्ड बनाएंगे दोनों, क्लियर। एक मैंने आपके साथ और एग्जांपल पकड़ा, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का याद है 11th क्लास से ये फॉर्मूला लिखता था, COH और COH। ऑक्जेलिक एसिड लिखा, ये तो कोई बॉन्ड बना नहीं रहा, तो अगर ये एसिड में कौन सा बाहर करेगा, H, इधर से भी क्या आ जाएगा, H बाहर। तो बताओगे ऑक्सीजन के चार्ज क्या घूम जाएगा फिर, नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव बन के बाहर गया, तो इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है। तो एक बॉन्ड यहाँ से बन सकता है, एक बॉन्ड यहाँ से बन सकता है, किसके साथ, विद मेटल एटम बन सकता था बॉन्ड ऐसे, क्लियर। तो जब ये बॉन्ड बन सकता है, एक मैंने बॉन्ड बनाया वाटर के साथ, यहाँ पे बॉन्ड क्या बन रहा था, इसके बेस पे, क्लियर। एक मिनट अगर ध्यान से देख रहा था, इन दोनों में देखो डिफरेंसेस क्या क्या है। हियर लिगेंड वाज फॉर्मिंग जस्ट वन बॉन्ड, हियर आवर लिगेंड वाज फॉर्मिंग टू बॉन्ड्स। लिगेंड मैंने एक ही लिया है, कौन सा, ऑक्सिलेट आयन मैंने लिया, यहाँ पे ऑक्सिलेट आयन एक ही लिया है, और वहाँ पे डोनर एटम क्या बैठे थे, दो। अगर डोनर एटम टू गए तो देन दिस वाज नोन एज आवर बाइडेंटेड लिगेंड। ऐसे देखना, कोई एग्जांपल करूँगा, वहाँ पे डोनर एटम 3 आ जाएंगे, किसी में डोनर एटम 4, किसी में 5, किसी में क्या आ जाएंगे 6 तक। तो 6 डोनर एटम तक एक लिगेंड में आ सकते थे। सच टाइप ऑफ लिगेंड्स आर नोन एज, वेयर वी आर हैविंग 2 डोनर एटम, बाइडेंटेड लिगेंड। और थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर ओपन नहीं है, ओपन दैट मीन सिर्फ चेन लाइक था, ये स्ट्रक्चर रिंग लाइक में नहीं घूम रहा, क्योंकि इधर भी बॉन्ड बन गया, इधर, दैट मीन मैंने क्लोज नहीं कर दिया इसे, है ना। तो एक थंब रूल याद रखना, जितने ज़्यादा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, मोर इज द नंबर ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ आवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कि जितने ज़्यादा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, इनकी स्टेबिलिटीज बढ़ती जाएंगी। कॉम्पिटिशन में सबसे कॉमन क्वेश्चन है, अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्लियर। तो यहाँ पर क्या बन गया, रिंग। तो बाइडेंटेड लिगेंड को ना एक और स्पेसिफिक नेम देंगे, दैट इज नोन एज आवर चीलेटिंग लिगेंड। और ये आपके CBSE का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, डिफाइन चीलेटिंग लिगेंड। कि चीलेटिंग लिगेंड क्या था, जहाँ पे वी आर हैविंग 2 और more than 2 donor atoms present and we are getting formation of ring like structures, such type of ligands are given specific name chelating ligands। और क्या होगा, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्रा अप टू हेक्सा, ये सारे के सारे एक ही टाइप में आ जाएंगे चीलेटिंग में। तो 3 डेफिनेशन हम लिखवा सकते हो आपको, एक लिगेंड्स, दूसरा सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और तीसरा व्हाट डज दिस चीलेटिंग लिगेंड स्टैंड फॉर। तो लिख लो, फर्स्ट लिगेंड्स, द डोनर एटम, the donor atom of molecule, the donor atom of molecule or anions, the donor atom, molecule or anions which donate their pair of electrons, which donate their pair of electrons to the, किसको donate किए, to the metal atom or ion, to the metal atom or ion to form coordinate bond, are known as, to form coordinate bond are known as ligands, तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन, द मेटल एटम और आयन, द मेटल एटम और आयन, द मेटल एटम और आयन, to which these ligands get attached, to which these ligands get attached are called, क्या नाम दे दिया हमको, सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन, are called सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन। अब तो ये 2 डेफिनेशन क्लियर। थर्ड कौन सी दी थी, ये हो सकता है मेरे पास मोर देन 1 डोनर एटम था, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड्स, या क्या था, चीलेटिंग लिगेंड्स। लिख लो, द लिगेंड्स मे कंटेन, third, the ligands may contain 2 donor atoms,
the ligands may contain two donor atoms in such a way that five or six membered ring is formed. Five or six membered ring is formed with central metal atom or ion. Such type of ligands are known as bidentate ligands, और क्या नाम दिया था अभी एक और चीलेटिंग ligands are known as bidentate ligands or are known as chelating ligands. अब बताओ एटलीस्ट डेफिनेशन तो क्लियर हुई? अगर डेफिनेशन क्लियर है, अब मुझे ना आपके साथ किसी पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, क्लियर, पर आपको ना लिगेंड्स के बेस पे बॉन्ड्स की काउंटिंग का कंसेप्ट आ जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास नया टॉपिक जो होता है इसमें व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ये हमारे पास कितने टाइप्स है लिगेंड्स के। तो पहला तो आसान था, फर्स्ट मेरे पास कौन सा आ गया, मोनोडेंटेट। फर्स्ट हमारे पास कौन सा आ गया, मोनोडेंटेट मींस वेयर वी आर हैविंग जस्ट वन डोनर एटम प्रेजेंट। तो वन डोनर एटम के बेस पे सबसे आसान एग्जांपल वाटर पे लोन पेयर, सेकंड अमोनिया पे लोन पेयर, थर्ड एग्जांपल अगर करना था सारे हैलाइड्स कर दो इकट्ठे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, इन सब पे। या एक और एग्जांपल कर दूँ इसका और कॉमन जो दिमाग में आता है ऑक्साइड आयंस, O2 माइनस, है ना, ये सारे के सारे मोनोडेंटेट के एग्जांपल आ जाएंगे। हमारे पास ना जो स्ट्रक्चर्स की स्टडी है वो यहाँ तक है, मोनोडेंटेट और साथ में कौन सा सेकंड बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो मुझे ना बाइडेंटेट लिगेंड बुक के जैसे याद ही रहते हैं। बुक में आपको ना सीधा एग्जांपल कौन सा दे रखा है, C2O4 2 माइनस। तो मैं अगर इसको रट्टा लगाने लगा C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, तो फंस जाएंगे। मैं इसको ऐसे ही याद ही नहीं रखता। मुझे बाइडेंटेट से एक चीज़ तो क्लियर है, डोनर एटम 2 आने चाहिए। तो ऑक्सैलिक एसिड के साथ टाइट्रेशन तुम लोग पक्का 10th 11th में तो की होगी, अगर 12th में नहीं की तो 11th में पक्का की होगी। तो वहाँ पे आप लोग ऑक्सैलिक एसिड क्या लेते थे, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड क्या था, COOH, साथ में क्या था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये था मेरे पास हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। पहले इसको कन्वर्ट किया एनहाइड्रस। देखो ऐसे ना एग्जांपल याद करने आसान हो जाते हैं। पहले से किया मैंने एनहाइड्रस में, ये एनहाइड्रस आ गया। जैसे ही एनहाइड्रस आया, एसिड जब भी टूटता है मुझे एक ही प्रॉपर्टी याद है, वहाँ से आयन देता है H+। अब क्या हुआ, एक H+ यहाँ से बाहर गया, एक H+ यहाँ से बाहर गया। तो इस ऑप्शन पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, इस ऑप्शन पे भी चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। तो यहाँ पर दो आ गए मेरे पास डोनर एटम, 2 डोनर एटम्स। जैसे 2 डोनर एटम्स आए, इसको नाम क्या दे दिया, दिस इज नोन एज आवर ऑक्सलेट आयन। मैंने एक्सपैंड कर दिया। बुक्स में मोस्टली आपको क्या लिखा मिल जाएगा, C2O4 2 माइनस। आगे बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल ऐसी ना। अब नेक्स्ट फिर मुश्किल लगता है बाइडेंटेट का एग्जांपल याद करना, तो इसको थोड़ा सा लॉजिक लेता है ये। अब मैंने नेक्स्ट क्या किया, मुझे ना लिगेंड्स आइडेंटिफाई नहीं होते, मुझे ईथेन का फॉर्मूला क्लियर था। तो ईथेन देखो ऐसे लिख सकता था, CH3 लिख सकते थे ऐसे, है इनमें कोई डोनर एटम, इनमें तो डोनर एटम था नहीं। इसको मैंने थोड़ा सा फिर एक्सपैंड किया, CH2, यहाँ पर भी क्या कर दिया, CH2, क्लियर। एक हाइड्रोजन इधर कर दिया और एक हाइड्रोजन इधर कर दिया, अभी भी ईथेन था। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में CH2, इधर भी क्या था, CH2, इन H के बेस पे नया ग्रुप ले आया, कौन सा, NH2। जैसे ही NH2 आया,
अमोनिया पे है कोई लोन पेयर, है ना। तो देखो ये अमोनिया को नहीं मैच कर रहा है, एन के साथ 2H और एक H बार करके सिर्फ बड़ा ग्रुप ही लाया था, तो बुक्स में तो नहीं दिखा रखा। तो मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँ, एक लोन पेयर यहाँ पर है और एक लोन पेयर यहाँ पर है। जहाँ पर लोन पेयर आ गया डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर डोनर एटम, एक ये नाइट्रोजन और दूसरा ये नाइट्रोजन बना रहे हैं मेटल के साथ बॉन्ड। क्लियर। एक बार कर जाएगा ना, ऐसे एग्जांपल्स को रट्टा लगाओ, CH2 एक NH2 इधर, एक NH2 इधर। एक थोड़ा सा लॉजिक बना लिया, पहले लिखा इथेन, इथेन को ब्रेकअप किया HH, H को किया बाहर, यहाँ पर डोनर एटम ले आया, कौन सा, अमोनिया के वजह से। अब इसका नाम लिखना आसान हो गया, कैसे, एक स्टूडेंट ने मुझे इसका नाम मिथ इथ, एक स्टूडेंट ने इसका नाम क्या लिखा दिया, इथाइलिन, इथाइलिन। और अमाइन ग्रुप कितनी आई, 2, तो इथाइलिन आगे लिख सकता था डाई एमाइन, लिख सकता था इथाइलिन डाई एमीन। क्लियर। या अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखना था, तो ये मिथ और इथेन, ये फर्स्ट पे और सेकंड पे कौन सा ग्रुप लेकर आया, NH2, तो इसका आईयूपीएसी नेम भी लिख सकता था इथेन डैश 1 2, आगे मेरे पास क्या था, डाई एमाइन, इथेन 1 2 डाई एमाइन आ गया बाइडेंटेड लिगेंड। और अब क्या होगा, पेपर में इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर अगर बार बार ड्रॉ करेंगे, हम लोग तो यही ड्रॉ करते रह जाएंगे। तो हम लोगों ने इनको ना कट शॉर्ट कर रखा है, कैसे, ये जो ऑक्सिलेट आयन है, इसको मैं जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, चाहे मैं OX शो कर दूँ, मीन्स 1 एंड सेम थी, इसको कट शॉर्ट कर रखा है। ये इतना बड़ा फॉर्मूला ना लिखकर इसको मैं अगर क्या कर दूँ, EN, इथेन इथाइलिन डाइमीन का कंसेप्ट आ गया, इकट्ठा करके ये हम लोग शॉर्ट नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। तुम्हारे पेपर में सबसे कॉमन क्वेश्चन, व्हाट डज OX एंड व्हाट डज EN स्टैंड फॉर, ये किसके लिए स्टैंड करते हैं। तो देखो एटलीस्ट अब 2 एग्जाम्पल्स को तो नहीं इकट्ठे लगाने पड़ेंगे, एक मोनोडेंटेड, दूसरा कौन सा था, बाई के लिए मुझे ध्यान में था ऑक्सैलिक एसिड, H को किया बाहर, तो ऑक्सिलेट आयन बाइडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट पहले लिखकर बैठ गया इथेन, हाइड्रोजन बाहर किया, अभी भी बॉन्ड नहीं बन रहा था, हाइड्रोजन को बाहर करके नया ग्रुप ले आया, कौन सा, NH2 और NH2। अब देखना बाकी सारे लिगेंड ना इसी पे घुमा देने मैंने, कौन कौन सा एग्जाम्पल कहा था आगे, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड और हेक्सा। देखना हेक्सा तक जाते जाते तुम लोग की स्ट्रक्चर ड्रॉ करा दो। क्लियर। अब 2 एग्जाम्पल्स तो क्लियर। अब इस 2 एग्जाम्पल्स के बाद अब मुझे बाइडेंटेड के बाद कौन सा लिगेंड आइडेंटिफाई करना था, थर्ड, दैट वाज आवर ट्राइडेंटेड। अब ये आइडेंटिफाई करना था ट्राइडेंटेड लिगेंड। देखो मुझे अब इसका तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आसान लगा, CH2, यहाँ पर क्या था, CH2, एक NH2 यहाँ पर था, एक NH2 क्या था यहाँ पर, यही था, है ना। अब मैंने क्या किया, बस ट्राइडेंटेड लिगेंड आइडेंटिफाई करने के लिए ये हाइड्रोजन हटा दिया, इसे रिमूव किया। पता क्या, अभी दूसरे ग्रुप में कल जब कोई स्टूडेंट था, उसने कहीं घर जाके पढ़े होंगे, कहता खन्ना सर घर जाके ना ये स्ट्रक्चर कोई भी नहीं समझ आया था, सारे सर्कल में घुमा रहे थे, वो क्या ड्राइंग ही बना रहे थे। तो ड्राइंग मुझे चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ बॉन्ड के कंसेप्ट समझाते थे। देखो एक H रिमूव किया, एक H रिमूव करके ये सारा पार्ट रिपीट कर दो जो लिख कर बैठा था, CH2 और साथ में क्या था, NH2, रिपीट कर दो सारा यूनिट। किया क्या मैंने, इधर से एक हाइड्रोजन बाहर किया, ये CH2 और NH2 को रिपीट कर दिया सारा। अब तो तुम्हें से कोई ध्यान से अगर देखेगा, अब बन रहे 3 बॉन्ड, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, बन रहा है मेटल के साथ बॉन्ड। तो ये ट्राइडेंटेड का एग्जाम्पल आ गया। अब इसका नाम लिखना आसान हो गया थोड़ा, एक इथाइलिन ग्रुप इधर है, एक इथाइलिन ग्रुप इधर है, कितने हो गए इथाइलिन, 2। तो इसका नाम लिखना थोड़ा सा तो आसान हो गया, डाई इथाइलिन। अमाइन कितने हो गए, 3, एक NH2, 2 NH2 और ये तीसरा, तो डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन। क्योंकि इस चैप्टर में ना हमारे पास नॉमेनक्लेचर काफ़ी बड़े बड़े आ जाएंगे, अगर मैं लगा रेक्टिफिकेशन करने फिर कहीं ना कहीं फंस जाऊँगा। ऐसे लॉजिक्स लेकर इनको ब्रेकअप करो। एक इथाइलिन ग्रुप इधर था, एक इथाइलिन ग्रुप था इधर। क्लियर। तो मैंने क्या किया, NH2 तो इसका नाम लिखना आसान हो गया, इथाइलिन। और अमाइन ग्रुप कितने आ गए, 3, तो इथाइलिन ट्राइमीन। सबसे कॉमन एग्जाम्पल आ गया ट्राइडेंटेड का। क्लियर। अब ट्राइडेंटेड के बाद नेक्स्ट कौन सा एग्जाम्पल क्लियर करना था, ऑफ टेट्राडेंटेड लिगेंड।
अब आ जाओ फोर्थ, ये कौन सा आ गया मेरे पास, टेट्रा डेंटेट लिगेंड। अब टेट्रा डेंटेट लिगेंड के लिए मेरे दिमाग में देखो फिर ये एग्जांपल लिखा, ये तो था CH2, एक NH2 यहाँ पर था और एक NH2 यहाँ पर था। अब तुम में से कोई तो बनवा देगा टेट्रा का, क्या करूँ, है ना, इधर इसका H रिमूव कर दूँ, यहाँ पर क्या CH2, यहाँ पर CH2, इधर कर दूँ NH2, है ना। ऐसे यहाँ से इस H को हटा दें तो एक CH2, सेकंड CH2 और थर्ड NH2 कर सकता था। तो बुक में से ना इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर घट्टे अगर लगे लगाने फिर ये चैप्टर मुश्किल है। फिर अगर मेरे से ऐसे लॉजिक बना लिया कि खन्ना सर कहते थे एक चीज़ हटाओ ग्रुप्स लाते जाओ, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है और ऑर्गेनिक और ये कोऑर्डिनेशन करना आसान हो जाएगा। अब बन रहे 4 बॉन्ड, हाँ जी बन रहे हैं 4, 1 2 3 और यहाँ से क्या 4 आ रहे हैं 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब तुम में से कोई तो इसका नाम लिखवा सकता है मुझे, कितने इथाइलिन ग्रुप घुमाए, 3, 1 2 और 3, अगर 3 है तो इसका नॉमेनक्लेचर इकट्ठा मत बोलो, तोड़ का ट्राई इथाइलिन आ गया, ट्राई इथाइलिन। आगे अमाइन ग्रुप कितने हैं, 4, तो ट्राई इथाइलिन, साथ में क्या आ गया टेट्रा एमाइन, ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमाइन। अब तो कुछ नाम लिखने आसान हो जाएंगे, क्लियर। अब बताओ यहाँ तक कुछ तो लॉजिक क्लियर हो गए। और पता है क्या, घर जाकर और कुछ करना या ना करना, एक बार ये स्ट्रक्चर जितने मैंने ड्रॉ किए ये जरूर करना। फिर मुझे याद है ये ना अब तो 10-11 साल हो गए होंगे, देखो पहला साल या दूसरा साल तो मैंने भी बुक जैसे ही पढ़ाए थे, क्लियर। और सबको कहता था भी रट्टे लगाओ इन स्ट्रक्चर्स को, पता नहीं कहाँ से मैंने एक दिन ऐसे ही पढ़ा रहा था किसी ग्रुप में, स्ट्रक्चर देख के ध्यान आ गया कि ये तो बड़ा आसान है, H को बाहर करते जाओ और नए नए ग्रुप्स लाकर अटैच करते जाओ, अपने आप स्ट्रक्चर होते रहेंगे। तो मैंने एक बार घर बैठ के ना ये सारे स्ट्रक्चर ऐसे पढ़े, इसलिए आपको नोट्स में भी ना इसके जो मोस्टली स्ट्रक्चर दिए वो सारे मेरे हैंड ड्रॉन हैं, क्योंकि वो बुक्स में कहीं मिलते ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, फिर आइसोमेट्रिक के सारे कैसे ना देखना ABCD करके घुमा रखे, तो वहाँ पे लिगेंड्स आ जाएंगे सारे अलग अलग। तो ये स्ट्रक्चर तो बनाते बनाते छुट्टी हो जाएगी, वो सारे कंसेप्ट ABCD पे लाकर क्लियर करते रहेंगे, तो थोड़ा सा टॉपिक आसान और इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब यहाँ तक तो क्लियर हुआ, कौन से एग्जाम्पल्स रह गए करने, हाँ जी एक पेंटाडेंटेड का और एक कौन सा रह गया एग्जाम्पल करना, हेक्साडेंटेड। तो अब यहाँ पर मेरे पास फिफ्थ, ये मेरे पास कौन सा आ गया, पेंटाडेंटेड लिगेंड। ये पेंटाडेंटेड के लिए ना देखो मैंने इसके थोड़े से और कंसेप्ट एक बार मुझे बना के देना, फिर तुम लोग ड्रॉ कर लेना चाहे। यहाँ पर भी क्या था CH2, यहाँ पर अभी आपने मेरे से याद है NH2 किया था, है ना। मैंने क्या किया, ये हाइड्रोजन किए बाहर, इनको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया ताकि मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आसान हो जाए, कर दूँ ऐसे। एक मुझे और मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल क्लियर था, कौन सा, एसिटिक एसिड CH3COOH, क्लियर। इसका अगर हाइड्रोजन आयन बाहर किया तो क्या मिलेगा मुझे, CH3CO नेगेटिव, तो ये आ गया मोनोडेंटेड लिगेंड। अब देखो CH3CO नेगेटिव को ऐसे भी लिख सकता था, CH2H, साथ में क्या कर दूँ COO नेगेटिव, लिख सकता था, ऐसे भी लिख सकता था। अब ये लिखकर मैंने क्या किया, ये H और ये H हटा दिए, ये दोनों H हटाकर यहाँ पर क्या किया, CH2 और COO नेगेटिव अटैच कर दिया। H मुझे क्या करता है, यहाँ पे रोक देता है, खन्ना सर क्यों इतना किया, CH3 सीधा अटैच कर देते, कर दूँ सीधा CH3 अटैच, कार्बन की कोवलेंसी डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी। इसलिए एक हाइड्रोजन इसका बाहर किया और एक हाइड्रोजन इसका बाहर किया, ले आया CH2CO नेगेटिव। मैंने क्या किया, इन सारे H को किया बाहर, यहाँ पर भी CH2COO नेगेटिव, यहाँ पर भी CH2COO नेगेटिव ले आया। अब बताओगे कितने बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, है ना। सबके दिमाग में 3 आते हैं, नाइट्रोजन पर लोन पे नहीं बैठा था साथ, बंदे 5 बॉन्ड, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3, 4 और 5। तो बुक में से इतना बड़ा एग्जाम्पल याद नहीं रहता, और जब मैंने इतने लॉजिक्स बोल दिए कुछ तो याद रहेगा,
पहले बनाया अमाइन, अमाइन बना के H को एक्सपेंड, इधर एसिटिक एसिड पकड़ा, H को किया बाहर, एसिडेट आए, इसको लाकर अटैच करना था। तो अटैच अगर सीधा करूँगा कोवलेंसी डिस्टर्ब होगी, सीधा कोवलेंसी के बेस पे HH बाहर किए और CH2CO नेगेटिव को अटैच कर दिया। अब इसका नॉमेनक्लेचर लिखे, इथाइलिन एक, एमाइन क्या था 2, इसका बड़ा सा नाम क्या आ जाएगा मेरे पास, इथाइलिन डाई एमाइन था, इथाइलिन डाई एमाइन। आगे एसिडेट ग्रुप कितने अटैच किए, 3, तो इथाइलिन डाई एमाइन। आगे क्या आ गया, ट्राई एसिडेट, ट्राई एसिडेट आयन आ गया वर्ड। देखा मैंने पहले नाम नहीं लिख रहा था आयन, क्यों, क्योंकि पहले सारे क्या थे, न्यूट्रल थे, ये पहला है जिस पे चार्ज आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका बड़ा सा नाम इधर से लिखना शुरू किया। इथाइलिन 2 के आगे अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन। एसिडेट कितने आ गए, 1 2 3, इथाइलिन डाई अमाइन ट्राई एसिडेट। इसको पेपर में कट शॉर्ट कर दूँ, EDTA, साथ में क्या कर दिया 3- जो पेपर में बड़ी बार आपने आ रखा, व्हाट डज EDTA 3- स्टैंड फॉर। तो E इथाइलिन, D डाइमाइन, T ट्राई और A क्या था एसिडेट, और चार्ज क्या घुमा दिया 3- बन गया मेरे पास पेंटाडेंटेट लिगेंड। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ कुछ लॉजिक कैसे ड्रॉ किया था। अब शायद मेरा क्या वही तो बता देगा, जहाँ पर अब लास्ट एग्जाम्पल किसका रह गया, हेक्साडेंटेट है ना, तो है ना हेक्साडेंटेट के लिए गुड, बस ये जो होता है यहाँ पे सारे इकट्ठे बोल दो, तो इस H को भी बाहर कर दूँ, यहाँ पर भी यही ग्रुप ले आओ, आगे हेक्साडेंटेट लेके। और ये तुम्हारे ना IIT के पेपर में आया था, उन्होंने बस किया क्या, ये देखो जो 6th केस था, दैट वाज आवर हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये तो हेक्साडेंटेट का भी देखो, अगर पहले किसी को मुश्किल लगा था, मैं सारा रिपीट कर देता हूँ, CH2 N 1H सेकेंड H 1H सेकेंड H, पहले ये बना दिया। अब देखा मुझे यहाँ पे इस चैप्टर का कुछ नहीं ध्यान रखता, मुझे बस एक डाइमाइन और एक ऑक्सिलेट आयन ड्रॉ करना आता है, इन्हीं को तोड़ ताड़ कर बस नए नए स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे सारे चैप्टर में, क्लियर। जैसे ये किया, दूसरा मुझे यहाँ पे क्या स्ट्राइक करता था, CH3COO-, इसको जब करना था तो यहाँ पे मैंने CH2COO नेगेटिव और H कर रखा है, वह किया क्या, ये H और ये H हटा दिए, हटाकर यहाँ पर CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, और बन गए मेरे पास 6 बॉन्ड। कैसे, 1 2 3 4, एक लोन पेयर इस पे है और एक लोन पेयर इस पे है, बन गए 6 बॉन्ड, क्लियर। आ गया हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब शायद इसका नाम ट्राई करोगे, क्या लिख दूँ, है ना, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएस्टेट। और इसको हम लोग पेपरों में जो सबसे ज़्यादा एब्रिविएशन आ रखी है, व्हाट डज EDTA स्टैंड फॉर। ये जो करना था ये तो सेम है, यहाँ पे देखो डिफरेंस था, यहाँ पे शॉर्ट हैंड लिखा था, जब शॉर्ट हैंड था तो EDTA दिस वाज स्टैंडिंग फॉर आवर ट्राई एसिडेट, जब मैंने इसको कैपिटल कर दिया, अब इसका क्या हो गया, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिडेट। और अब मैं क्या, शायद तुम में से कोई तो बता देगा किस लिगेंड के पास स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसके पास आ गई सबसे ज़्यादा रिंग स्ट्रक्चर। ये तुम्हारे कॉम्पिटिशन का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, मैं आपको 3-4 एग्जांपल दे दूंगा। तो जहाँ पर EDTA दिख दिया, EDTA दिस स्टैंड फॉर इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिडेट, दिस हैज व्हाट मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इसे तुम लोग जब केमिकल इंजीनियरिंग या आगे बायोटेक वगैरह की ना, वहाँ पे इसे हम लोग यूज़ करते हैं टू चेक हार्डनेस ऑफ वाटर। जहाँ पे हार्डनेस ऑफ वाटर है हम लोग टाइट्रेशन EDTA से ही करते हैं। तो आगे ना लास्ट इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या आता है, एप्लीकेशंस का कंसर्न कि कहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो दीज कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आर यूज फॉर आवर टाइट्रेशन टू मेजर हार्डनेस इन आवर वाटर। और हार्डनेस का तो मुझे थोड़ा बहुत कंसेप्ट याद है ना, मैं भी जब किसी इंडस्ट्री में आफ्टर एमफिल जस्ट गया था, तो वहाँ पे हार्डनेस जो मेजर करते थे ये होनी चाहिए 80 ppm से कम। अगर 80 ppm से ज़्यादा है और मैंने अपनी बॉडी के इनटेक कर दिया, तो 80 ppm क्या हार्डनेस, अगर वाटर में ज़्यादा है, हार्डनेस बेसिकली क्या होता है, इम्प्योरिटीज़। तो वो इम्प्योरिटीज़ क्या होगा, मेरी आर्टरीज वेन पे सेटल होगी, और कुछ करे या ना करे हार्ट अटैक तो कर ही देगी। क्यों, क्योंकि जैसे जो हार्डनेस जाके बेसिकली स्केल फॉर्मेशन नहीं है। घर में देखो हम जितना मर्जी अच्छा एक्वागार्ड यूज़ करें, जब कभी चाय बनाते हैं क्लियर, तो उस वेसल में देखना पैन पे सारी वो साइडों में स्टिक भी कर रहा था मटीरियल, वो TDS था।
टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इन आवर वाटर टैंक, क्लियर, वो 80 ppm होने चाहिए, 80 ppm से नीचे, अगर ज़्यादा तो वाटर ड्रिंकेबल ही नहीं, क्लियर। तो अब बताओ यहाँ तक हेक्साडेंटेट लिगेंड तक क्लियर हुए और तुम्हारे हाँ जी, ये पहले मैंने किसको पकड़ा था, एसिटिक एसिड, उसका H बार किया, एसिडेट आयंस आ गए, एसिडेट आयंस को यहाँ पर लाके अटैच कर दिया, कहाँ पे, हाँ बस इसको मैंने इसलिए मैंने ये लिखा ही नहीं, यहाँ पे तो देख मैंने 3- लिखा है, मैंने यहाँ पे एक नई एब्रीविएशन दे दी EDTA, EDTA दिस स्टैंड फॉर इथाइलिन डाई अमाइन टेट्राएस्टेट, मैंने इसका फॉर्मूला नहीं लिखा, और ये पेपर में सबसे कॉमन एब्रीविएशन अभी तक देखो, रिवाइज करो मुझसे जो किया, CMC, KT, ZSM5 और ये 4 था, क्लियर, क्लियर। और ये आपके ना कंपटीशन में कैसे आया था, ये ऐसे नहीं आया कंपटीशन में, उन्होंने क्या किया, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सपैंड करके आधा पेज भर दिया था, यहाँ पर किया CH2, यहाँ पर किया CH2, क्लियर, अब यहाँ पर किया N, यहाँ पर किया N, क्लियर, फिर N करके यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, यहाँ पर भी CH2 CO नेगेटिव, यहाँ पे भी कर दिया। तो तुम में से मोस्टली बच्चों ने क्या किया, 2 नेगेटिव इधर 2 नेगेटिव इधर, इसे टिक करके आ गए टेट्राडेंटेट में। और मैं बार बार कहता था यहाँ पर भी तो लोन पेयर बैठा है, क्लियर, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ 6 बॉन्ड्स। और हमारे जो कोर्स में है ना हाइब्रिडेशन के स्ट्रक्चर, वो अप टू बाइडेंटेट है, ये तो जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए लिगेंड्स के कंसेप्ट आते हैं। तो अब बताओ यहाँ तक करते हुए एटलीस्ट लिगेंड्स तो क्लियर हुए मेरे साथ, क्लियर। इन लिगेंड्स के बाद एक बस लास्ट एग्जांपल है इसी लिगेंड्स का। अभी कौन सा पहला किया था, मोनोडेंटेट लिगेंड। देखा मोनोडेंटेट लिगेंड में जब मैंने वाटर लिखा था इस पे लोन पेयर, या जब Na3 लिखा था लोन पेयर ये था, क्लियर। अब मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया, नाइट्रो आयंस, क्लियर। यहाँ पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन किसके थ्रू हुआ, नाइट्रोजन। तो इसी में मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, कैसे मैंने कर दिया ONO। तो अब भी देखो बॉन्ड तो एक ही बना, पर ये मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं था, बिकॉज इन वन लिगेंड वी वर हैविंग 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट। 2 डोनर एटम थे, कौन, एक नाइट्रोजन और एक क्या था, ऑक्सीजन। ऐसे अगर किसी को मेरे साथ याद हो स्ट्रक्चर साइनाइड आयन का 11th क्लास में करते थे, वो आंसू के बेस पे कराता था आप लोगों को याद है, आंसू के बेस 2, 4 और 6, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो यहाँ पर ऐसे नेगेटिव चार्ज आता है। जब ये नेगेटिव चार्ज आया, देखो जो साइनाइड आयन था Cn नेगेटिव, दिस कैन फॉर्म बॉन्ड थ्रू कार्बन। ऐसे ही यहाँ पर क्या था, इसको मैं ऐसे भी, क्योंकि नाइट्रोजन पर भी क्या था, लोन पेयर, तो वी वर हैविंग 2 donor atom but bond was just formed 1. Such type of ligands which are having 2 donor atom but bond was formed only through 1 atom, these ligands are given specific name, ambidentate ligands। ambidentate ligands ये आपने CBSE में ना पता नहीं कितनी बार डिफाइन करना या डिफरेंशिएट करना आ रखा है बिटवीन मोनोडेंटेट लिगेंड्स एंड एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स भी बॉन्ड एक ही बनाते थे, बट दीज वर हैविंग 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट। देखो वाटर ने भी एक बॉन्ड बनाया, पर डोनर एटम भी एक ही था। अमोनिया ने एक बॉन्ड बनाया, इसके बाद डोनर एटम एक ही था, बट NO2 और ONO वी वर हैविंग 2 डोनर एटम्स, बट बॉन्ड फॉर्म वाज जस्ट 1। सच टाइप ऑफ लिगेंड्स आर नोन एज एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। देखना यही ऑर्गेनिक में रिपीट होगा। वहाँ पे क्या कर दूंगा, उनको न्यूक्लियोफाइल्स की किए थे मुझसे 11th में, 2 तरह के रिएजेंट्स, एक न्यूक्लियोफिलिक, एक क्या होते थे, इलेक्ट्रोफिलिक। वहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स हो जाएंगे एम्बीडेंटेट। कैसे, मेरे पास एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है R साइनाइड, ऐसे ही मेरे पास कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है RNC, क्लियर। एक साइनाइड, दूसरा क्या था, आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड, तो दीज वर नोन एज आवर एम्बीडेंटेट लिगेंड। इसको पकड़ेंगे पता कहाँ पे, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। मेटल का बॉन्ड किसके साथ आया, नाइट्रोजन। यहाँ पे मेटल का बॉन्ड किसके साथ आया, ऑक्सीजन। दिस विल बी नोन एज आवर लिंकेज आइसोमर। ये टाइप ऑफ आइसोमर आ जाएगी लिंकेज। और एक टिप मिल गया आज कि जितने बड़े एम्बीडेंटेट लिगेंड्स हैं वो सारे के सारे क्या थे, दीज विल अंडरगो लिंकेज आइसोमर। एक डेफिनेशन लिख लो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, बस फिर नहीं बोलता आगे। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स
यूनिडेंटेड लिगेंड्स, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, इनकी डेफिनेशन यूनिडेंटेड लिगेंड्स, यूनी मीन्स मोनो, अगर ये मुश्किल लगता है मोनोडेंटेड लिख लो। यूनिडेंटेड लिगेंड्स containing more than unidentate ligands containing more than one coordinating atom, containing more than one coordinating atom are known as क्या नाम दे दिया हमको, are known as ambidentate ligands, are known as ambidentate ligands। क्लियर। तो पेपर में सबसे कॉमन क्वेश्चन आ सकता है मोनोडेंटेट और एम्बीडेंटेट को डिफरेंशिएट। आज मुझे बताओ थोड़े से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आसान लगे या करना सर? आज तो टर्न कर दिया, हाँ जी कुछ आसान लगे स्ट्रक्चर। आज जब जाके एक बार प्रैक्टिस करना और कल जब आओगे ना नेक्स्ट क्लास, मैं पहले ये लिगेंड के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फिर आगे, ठीक है।